ओशन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये इनकी बहुत सेलिब्रेटेड लाइन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको लोग कोट करते हैं, जैसे आप करते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना। इस तरीके के, जैसे गॉड इज काइंड, गॉड इज मर्सीफुल, इस तरीके के, या लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये एक्चुअली राइटर्स के बहुत इंपॉर्टेंट जो यूसेज है वो इतने ज्यादा कॉमन पार्लांस में, यानी आम बोलचाल की भाषा में या आपके यूसेज में इतना ज्यादा आ जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये आप यूज कर रहे हैं या किसी ऑथर का लिखा हुआ है ना। तो स्टैंड एंड वेट, तो ये बहुत सेलिब्रेटेड, बहुत पॉपुलर लाइन है, ठीक है। चलिए अब जो कुछ वर्ड्स है उनका रेफरेंस समझ लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले देखिए पेशेंस, ठीक है। पेशेंस का यहाँ पे जो मतलब है फोरबियरेंस है। फोरबियरेंस मतलब जो वॉइस आपके अंदर की है, ठीक है, अ वॉइस फ्रॉम अ वॉइस विद इन, ठीक है। सो दैट इज फोरबियरेंस, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ठीक है। मर्मर यहाँ पे क्या रेफर कर रहे हैं, मर्मर जैसे कंप्लेंट जो हो गया, है ना। तो मिल्टन का जो लैक ऑफ फेथ था कि गॉड्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि हाउ, मतलब वो क्या करते हैं, जैसे अगर अपने उसमें कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो लीला, है ना। लेकिन गॉड्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि हाउ या वाई या व्हाट या व्हेन वेयर, मतलब ये जो जितने क्वेश्चन टैग्स हैं तो उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो गॉड, भाई कहते हैं ना कि भगवान की माया, भगवान की जो ये जो है ये भगवान ही जाने, है ना, लीला भगवान ही जाने। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हिज, जैसे लीला को अंग्रेजी में जब वो ट्रांसलेट किया गया तो गॉड का स्पोर्ट बताया गया, है ना, गॉड्स स्पोर्ट, है ना। तो वो उस तरीके से इंडियन ट्रांसलेटर जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको गॉड का स्पोर्ट बताते हैं लीला को। खैर लीला एक फर्क चीज है। तो लैक ऑफ फेथ मानी यहाँ पे कंप्लेंट, मरमर क्यों, मरमर इसलिए क्योंकि कंप्लेंट, और कंप्लेंट क्यों, क्योंकि मिल्टन का जो फेथ है गॉड में, कि गॉड किस तरीके से हाउ ही डज थिंग्स द वे ही डज, तो उसके लिए है, ठीक है। थर्ड फिर आप देखिए गिफ्ट्स, हिज ओन गिफ्ट्स, गिफ्ट्स यहाँ पे ये मतलब है जो गॉड का गिफ्ट है मैन को मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को, ठीक है, या पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स को जो जिन गिफ्ट से उन्होंने नवाजा है, जिन, जैसे उर्दू में इज अ वर्ड अता, है ना, क्या अता किया है, यानी वो किन, जैसे उनकी जो बेनेवलेंस है वो किस तरीके से आपके ऊपर कौन से उन्होंने गिफ्ट्स जो है बेस्टो करे हैं, है ना, गिफ्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तो ये सारी चीजें। देन यू हैव द वर्ड बेयर, बेयर का मतलब एक्सेप्ट करना। फिर हिज माइल्ड योक, हिज माइल्ड योक मतलब जेंटल कमांड जो दिए हैं, ठीक। फिर है आपका किंगली, हिज किंगली, ओके, इज किंगली, सॉरी किंगली, तो किंगली यहाँ पे रेफर कर रहा है, जैसे दलेर पाजी का यानी दलेर मेहंदी का एक बहुत पॉपुलर आप सॉन्ग कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, या एक है उसमें वेयर ही सेज राजन का राजा महाराजन का महाराजा, है ना। और आगे भी करके लाइन है, तो जो राजाओं के राजा है, महाराजाओं के महाराजा है, ठीक है, वो है, ठीक है। तो उनकी जो बात करते हैं तो ही इज द किंग ऑफ ऑल किंग्स, ठीक। तो हिज किंगली जब कहते हैं तो किंगली का मतलब किंग ऑफ ऑल किंग्स। और जो अगर जब आप बाइबल देखते हैं या जब आप जैसे अपने यहाँ ये भजन हो गया, कीर्तन हो गया, उसी तरीके से वहां पे जो रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, जो रिलीजियस ऑफरिंग्स हैं, उनको आप साम्स बोलते हैं, PSALMS, है ना। तो जब बाइबल देखेंगे तो उसमें साम्स होते हैं, तो साम्स में वो रिलीजियस ऑफरिंग्स हैं, वो सिंग कर रहे होते हैं, तो दैट इज साम्स। तो साम्स में अक्सर आप ये सब इस तरीके का यूसेज देखेंगे, है ना। देन यू हैव द वर्ड थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स यहाँ पे क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि उनकी खिदमत में बहुत सारे जो जैसे फेरीज और एंजल्स जो है, तो उनकी बात कर रहे हैं, मतलब राजा के राजा महाराजा के महाराजा, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, जिनकी खिदमत में, जिनको सर्व करने के लिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, देयर आर बहुत सारे फरिश्ते, बहुत सारी जो फेरीज है, वो सब उनकी
सर्विस में रहती हैं, ठीक। और बिडिंग स्पीड यहाँ पे बिडिंग मतलब कमांड और स्पीड मतलब रन फास्ट, है ना, बहुत क्विकली सर्विस में करने के लिए। एंड देन यू हैव द लास्ट लाइन में एक वर्ड है दे हियर रेफर्स टू दोज पीपल, है ना। अब दोज पीपल हु, अब हु के बाद में डैश डैश डैश, अब कौन से ये लोग हैं अभी देखते हैं, ठीक। तो ये तो एक मोटा मोटी ये आपको कॉन्टेक्स्ट है। अब आगे देखिए, अब मिल्टन क्या कह रहा है, मिल्टन कह रहा है कि जो मेरे अंदर की जो वॉइस है, ठीक है, एक देयर इज अ वॉइस विद इन मी, है ना, जो मुझे स्टॉप करती है। क्या स्टॉप करती है? कि मैं कंप्लेन ना करूं, ठीक है। यानी मेरे अंदर की आत्मा या मेरे अंदर की जो जो जमीर है या जो मेरे अंदर की जो वॉइस है, वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करती है या मुझे स्टॉप करती है कि मैं कंप्लेन ना करूं। कंप्लेन किस बारे में? यानी गॉड की अथॉरिटी को क्वेश्चन ना करूं, ठीक है, उनके अस्तित्व को, उनकी अस्मिता को, उनके एग्जिस्टेंस को, उनकी अथॉरिटी को मैं क्वेश्चन ना करूं, राइट। तो सून रिप्लाईज, है ना, सून रिप्लाईज। सो अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि जो जिनके पास, जिन्होंने सबको दिया है, ठीक है बेटा, तथास्तु, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सबको ही लो, ठीक है। तो जिन्होंने सबको दिया है उनको खुद कुछ तुमसे नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या है? दैट गॉड डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर डज ही डिजायर एनीथिंग इन रिटर्न फॉर द गिफ्ट्स, जैसे वो जो रिटर्न, जो फेवर करना होता है कि आपने किया तो हम भी करें, तो ऐसा भी कुछ नहीं। यानी पहली बात, उनको अपने लिए कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि आप उनके लिए करें, और दूसरा ये कि अगर उन्होंने आपको दिया है तो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप भी पलटकर या बदले में या उसके रिस्पॉन्स में आप भी कुछ उनको दीजिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट प्रिसाइसली इज सेइंग, दैट गॉड डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग, ओके, ही इज दैट बीइंग ही हु डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। हाँ, और जब आप गॉड को हिमसेल्फ कहेंगे या हिम कहीं पे रेफर करेंगे तो माइंड यू वो एच जो होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि जैसे वो है वैसे कोई नहीं है, तो इसलिए एच जो है कैपिटल होगा, राइट। तो हिमसेल्फ कहे या हिम कहे, जब भी गॉड का रेफरेंस होगा तो दैट विल बी देयर विद अ कैपिटल लेटर। तो कह रहे हैं कि उनको खुद अपने लिए भी कुछ नहीं चाहिए और उनको ऐसी कोई डिजायर नहीं है कि आप उनके गिफ्ट के प्रतिफल में उनको भी कुछ जो है रिप्लाई करें या रिस्पॉन्स करें या उनको भी कुछ देने की कोशिश करें। अच्छा, अब इन दोनों सूरतों में, इन बोथ दीज इंस्टेंसेस, तो अब हो क्या सकता है? यानी व्हाट इज द बेस्ट वे टू सर्व गॉड? तो द बेस्ट वे और द बेस्ट सर्विस टू गॉड इज कि आपको जीवन में जो कुछ भी मिला है, ठीक है, यू शुड एक्सेप्ट इट हैप्पीली, ठीक है। भगवान ने जो आपको, जिस नियति के अंतर्गत आपको जो भी गिफ्ट्स दिए हैं, जो भी जिस तरीके से आपकी लाइफ को उन्होंने शेड्यूल किया है, प्रोग्राम किया है, आपको उन चीजों को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, विदाउट ग्रजेस, विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट्स, ठीक है। कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कोई ग्रज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने दिया है आपको उसे बहुत सहर्ष उसको आत्मसात कर लेना चाहिए। यू शुड जस्ट टेक इट इन योर लाइफ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? तो आगे क्या कहता है? गॉड इज किंगली किंग्स, है ना, ही इज किंगली, मतलब कह रहा है कि ये राजाओं का राजा है ना। गॉड इज लाइक द, राजाओं का मतलब सुप्रीम किंग है, मतलब सुपरलेटिव फॉर्म में आप देखिए सुप्रीम है, ठीक है, सुप्रीम किंग है, किंग ऑफ ऑल किंग्स है, ठीक है। जो कैसा राजा है? जिसकी सर्विस में थाउजेंड्स ऑफ फेरीज और एंजल्स जो है उनकी सर्विस में, मतलब सीजलेसली, बिना रुके टुके, ठीक है, बिना मतलब हरीडली, बहुत क्विकली, बहुत स्विफ्टली उनकी सर्विस में लगे रहते हैं। तो उनको आपसे क्या चाहिए होगा भला, ठीक है, जिनकी खिदमत में खुद इतने लोग, इतने जो परियां हैं, इतने जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, वो सब उनकी सर्विस में चहु दिशाओं से, इन ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, सारी दिशाओं से सीजलेसली और हरीडली, यानी बिना रुके हुए, सीज मतलब टू स्टॉप, है ना, तो बिना रुके हुए, और हरीडली मतलब बहुत क्विकली, बहुत स्विफ्टली, ठीक है, इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, मतलब धरती अंबर जहां, मतलब लैंड की बात करो, सी की बात करो, तो वो उनके एक हुक्म को
मानने के लिए, उनकी एक कमांड को मानने के लिए इतनी तत्परता के साथ में दौड़े चले आते हैं, या उनका काम इतना जल्दी बल्दी करते हैं, इतना काम उनका बहुत फटाफट करते हैं, ठीक है। तो वो जो सुप्रीम किंग है, जो किंग ऑफ ऑल किंग्स है, जो जिनके सर्विस में थाउजेंड्स ऑफ फेरीज और एंजल्स जो है उनकी सर्विस में सीजलेसली और हरीडली सभी दिशाओं से फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, चाहे आप लैंड की बात करें, सी की बात करें, उनके कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हाजिर नाजिर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये रेफरेंस हो गया। उसके बाद क्या रहे हैं कि एंड में क्या कहता है कि वो सारे लोग, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप बहुत कुछ कर पाए। जैसे सपोज अगर मिल्टन जो है, मिल्टन अगर ब्लाइंड हो गए हैं, ठीक, या कोई भी अगर इसको आप देखिए डिफरेंटली एबल्ड है, जिसमें किसी तरीके का एक नॉर्मल लोगों के हिसाब से समथिंग, देयर इज समथिंग व्हिच इज स्पेशल, ठीक है। जैसे अब उनको क्या पहले क्या कहते थे, हैंडीकैप्ड कहते थे, तो हैंडीकैप्ड में एक नेगेटिव कॉनोटेशन आता था। फिर उसके बाद उसको कहने लगे कि डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मतलब जैसे आप है उससे फर्क है, मतलब उसमें थोड़ा सा नेगेटिव या पेजोरेटिव या इंसल्टिंग या डेनिग्रेटिंग या डेरोगेटिव रिमार्क नहीं है, जिससे कुछ थोड़ी सी आपके अंदर ऐसा लगे कुछ कम होने का भाव आता हो, ठीक है। तो इंसल्टिंग नहीं था, थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे फिर ये जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो उसमें फिर एक और निकल के आया द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, या फिर स्पेशल चिल्ड्रन, है ना। तो ये स्पेशल है, ठीक। फिर आया कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स आया, ठीक है। तो ये क्या होता है, देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज लैंग्वेज के तौर पे, है ना, जिसको आप कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट या फिर पॉलिटिकली इनकरेक्ट, है ना। पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो आपको मिल रखे हैं वो सबको मिल रखे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपके साथ में एक्सप्रेशन होगा, तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के नाते जब आप लैंग्वेज में जब आप यूज करते हैं, तो दैट शुड बी पॉलिटिकली करेक्ट। जैसे अब आप जो सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स को पहले सर्वेंट्स बोलते थे, है ना, अब उसको एक बेहतर शब्द से आप जानते हैं, डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है। जब भी आप कहते हैं कि भाई हमारे घर में जो भी काम करने वाले हैं, तो उसको आप डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं, राइट। तो और इस तरीके से लैंग्वेज में उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं या उसमें जो चीजें होती हैं उसको आप ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप ये अभी तक पहले क्या यूसेज था, दैट वाज नॉट करेक्ट, दैट वाज इनअप्रोप्रिएट था, इनकरेक्ट था, तो उसके लिए फिर ये सब चीजें आती हैं, है ना। तो अब क्या कह रहा है, ये बात मैंने ऐसे ही आपको थोड़ा एज एन एक्स्ट्रा बताई, बट इट इज थोड़ा बहुत रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑल्सो, क्योंकि आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए। और हाँ, कह रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं जो फिजिकली सर्व ना भी कर पाए, ठीक है। जैसे आप देखिए आपका जो भी ग्रुप होगा, हाँ, उसमें सबकी एक अलग अलग क्वालिटी है कि अगर कोई कंप्यूटर्स जानता है या कोई मोबाइल्स अच्छा जानता है, कोई सोशल मीडिया अच्छा जानता है, तो कोई सिटी के बारे में बहुत अच्छा जानता है, तो कोई बहुत अच्छा इवेंट्स के बारे में, न्यूज के बारे में बहुत अच्छा जानता है, लाइकवाइज एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, है ना। तो सबका अपना एक यूएसपी होता है, जिसकी वजह से वो खास पहचान, वो खास शख्सियत अपने जगह पे वो बना सकता है। तो अगर आपके अंदर वो कोई चीज है तो उसको और होन करना चाहिए, उस टैलेंट को और यूज करना चाहिए, उस तीसरे सर्वेंट की तरीके से नहीं कि अपना टैलेंट को जमीन के नीचे गाड़ दिया, बिल्कुल यूज नहीं किया, तो जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा तो मास्टर आपसे पूछेगा, बेटा तुम यूज नहीं किए, अब वापस दे दो, ठीक है, और उल्टा पनिशमेंट भी देगा, ठीक। तो कह रहा है, एंड में कह रहा है कि वो लोग जो फिजिकली अनेबल हैं, ठीक है, जो सक्षम नहीं है कि गॉड को सर्व कर सके, लेकिन अगर वो डिवाइन पावर जो है उसकी विल के प्रति अपने आप को सबमिट करते हैं, यानी अगर अपने आप का समर्पण करते हैं, ठीक है, तो वो भी वही सर्विस रेंडर करते हैं जैसा कि वो दूसरा व्यक्ति जो फिजिकली बहुत ही एक्टिव है, ठीक है। तो इसका ये रेफरेंस आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये जो लास्ट लाइन है सोनेट की, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट,
It is something which justifies the God's way to man, right? ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि वो सारे लोग जो भले ही फिजिकली उस तरीके से अलर्ट या एक्टिव नहीं हो सकते हैं इन द सर्विस ऑफ गॉड, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने आप को जो अपना समर्पण है, अपना जो सबमिशन है, इफ दे सबमिट देमसेल्व्स बिफोर द डिवाइन विल, डिवाइन पावर, ठीक है, जो उनकी जो डिजाइन है, यानी गॉड का जो डिजाइन है, अगर आप उसको समझते हैं, उसको मानते हैं और उसके विल के प्रति जो है आप अपने आप को समर्पित करते हैं उसी भाव से, तो क्या होगा, that person will also be able to render himself or herself to the service of God. Okay? यहां से मुझे कोई एक चीज याद आ रही थी अभी, they to render the service of God, ये तो हो गया। अच्छा, समझ में आया? बताइए, क्लियर होना चाहिए पोएम में, ऐसा तो कुछ कठिन नहीं है। यस, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है, नेटवर्क आ रहा है। चलिए, समझ में आ गया। फिर अब कितना समय बचा है और क्या कर सकते हैं? समय तकरीबन अच्छा खासा 20 मिनट बचे हैं, तो एक अब आप बताइए क्या करना चाहेंगे। मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि सारे स्टैंजास को मैं एक बार रिकैप करते हुए आपको और इलेबोरेट करके समझा दूं, या दूसरा ये है कि मैं इस पोयम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपके साथ कर दूं। आप क्या चाहते हैं? टेल मी। पहला, ये जो स्टैंजास का एक रिकैप तो इन एनी केस दोनों ही सूरतों में हो रहा होगा। आप बताइए, क्रिटिकल अप्रिसिएशन या फिर एक्सप्लेनेशन? क्रिटिकल अप्रिसिएशन। ओके, ज्यादातर लोग क्रिटिकल अप्रिसिएशन कह रहे हैं, तो चलिए क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर लेते हैं, बिकॉज तीनों स्टैंजास या दो जो स्टैंजास थे या पूरा जो पोएम है वो तो मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया ही है। ओके, अगर हम पहले अप्रिसिएशन कर लेते हैं, फिर टाइम बचता है तो फिर कुछ और भी कर लेंगे। ठीक, चलिए। अच्छा, यहाँ पे तो कह रहा है 24 सोनेट्स हैं, शुरुआत में कह रहा था 19 सोनेट है, तो ये गिनती तो आप वहां पे चेक कर लीजिएगा कि टोटल कितने सोनेट्स हैं बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स है रिटन बाय जॉन मिल्टन, उसमें से एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, इसको बल्कि काफी लोग ये मानते हैं दैट इट इज द बेस्ट सोनेट। ठीक है, सारे सोनेट्स में से सबसे पॉपुलर, सबसे सेलिब्रेटेड, सबसे क्रिटिकली अक्लेम्ड है ना, ये आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। अब इसमें वाई इज इट सो रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर, जैसे मैंने शुरुआत में आपको दो वर्ड्स लिए थे, नोबल रेजिग्नेशन है और पेशेंट ह्यूमिलिटी है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो डायरेक्ट असर्शन है, डायरेक्ट असर्शन, असर्शन किस चीज का? द डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग, ठीक है, एज अगेंस्ट दैट ऑफ डूइंग। ये एक बहुत ही फ्रैंकली डायडैक्टिक तरीके से आपको बताया गया है। डायडैक्टिसिज्म क्या होता है कि जैसे जब हम आपको मॉरली बताएं या जब आपको इंस्ट्रक्ट करें कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो वो होता है, टोन होती है डायडैक्टिक। ठीक है, कि हमने डायडैक्टिसिज्म है किसी ऑथर में, या डायडैक्टिक तरीके से आपको बताया है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो सोनेट है, ये एक डायडैक्टिक पोएट्री की जो फ्लैटनेस होती है, उस फ्लैटनेस से ये सोनेट बचा हुआ है, यानी उस इसमें ये बात नहीं है, क्योंकि मिल्टन का जो एक्सेप्शनल अप्रोच है इस प्रॉब्लम को लेकर, दैट इज समथिंग व्हिच इज अ मार्वल। ठीक है, तो पोएट जो है, ही इज फार मोर इंटेंट ऑन लर्निंग द लेसन हिमसेल्फ। ठीक है, वो ये उनके लिए क्या है, जैसे डायडैक्टिसिज्म तो हमेशा ये हुआ कि आप क्या कीजिए और आप क्या ना कीजिए, लेकिन यहाँ पे मिल्टन के साथ में क्या है, मिल्टन इज ऑलवेज फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि यानी मैं खुद क्या करूं,
बनिस्बत दूसरों को बताऊं कि वो क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्क है कि मिल्टन हमेशा उनका फोकस, उनका इंटेंट लर्निंग पे रहता है, लर्निंग द लेसन हिमसेल्फ, ठीक है, देन ऑन गिविंग इट टू अदर्स, ठीक है। अपने बारे में बात करता है तो दूसरों को सीख अपने आप मिलेगी, लेकिन दूसरों को नहीं बताता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, ठीक है। जैसे बेकन होता है, बेकन जो है, बेकन के जो सारे एसेज है वो डायडेक्टिक इन नेचर है। जैसे शायद आपने अभी तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हाँ अब बहुत बेकन के एसेज आप आगे भी पढ़ेंगे, बीए में भी है, एमए में भी है, और वहां पे सब कुछ बताएगा। जैसे ऑफ ट्रैवल है तो बताएगा कि ट्रैवल क्यों करो, ऑफ एम्बिशन है तो बताएगा महत्वाकांक्षा क्या है, क्यों है, कितनी है, किसे होनी चाहिए, किसे नहीं होनी चाहिए। ऑफ रिवेंज तो उसमें बताएगा किस तरीके का बदला लेना जायज है, किस तरीके का नहीं है, और तुम क्या करो, तुम क्या ना करो। मतलब वहां पे ये है कि तुम क्या करो, तुम क्या ना करो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, द फोकस इज ऑन लर्निंग द लेसन हिमसेल्फ एंड नॉट ऑन दैट गिविंग इट टू अदर्स, राइट। फिर आप देखिए सोनेट जो है वो एक तरीके का पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपका पोएट के सोल की जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल है उसको इलाबरेट कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर जो पर्सनल एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं इसकी इंटेंसिटी को, ठीक है, इसमें जो ह्यूमन अपील है, ठीक है, इसके अंदर वो क्या खास बातें हैं जो डायडेक्टिक पोएट्री में नहीं मिलेंगी, वो है ये जो ह्यूमन जो अपील है, ये जो इंटेंसिटी है, ये अमूमन आपको डायडेक्टिक पोएट्री में नहीं मिलती है। लेकिन मिल्टन की इस पोएम में यही दो खास बातें मुख्य हैं, दे आर चीफ, दे आर इंपॉर्टेंट, दैट कि भैया इंटेंसिटी है, क्योंकि पर्सनल एलिमेंट है, पर्सनल एलिमेंट होने के नाते ये ह्यूमन अपील इसमें आती है, और ये इसकी इंटेंसिटी बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो ये बात है 1652 के आसपास, जब मिल्टन तकरीबन 44 साल के थे, ही बिकेम ब्लाइंड, एंड ये जो उनका लॉस ऑफ आईसाइट है, ठीक है, तो अब लॉस ऑफ आईसाइट होने के नाते ही इज फीलिंग कंप्लीटली हेल्पलेस, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल मान रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता, और इनएक्टिव। तो थोड़े टाइम के लिए उनका जो मतलब फॉर अ मोमेंट है ना, देयर किंडल्स अ लैक ऑफ फेथ इन हिम। जैसे किंडल होता है ना कि मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, तो जो किंडल होता है जलता है और उस तरीके से प्रकाश जो है आलोकित होता है ना, वो इल्यूमिनेट करता है। उसी तरीके से क्या हो रहा है कि उनका जो फेथ था गॉड में, वो जब ब्लाइंड हुए उसके कुछ टाइम बाद उनके फेथ में थोड़ी सी कमी आई, ठीक है। वो कमी क्यों कमी आई, इसीलिए देखिए वहां पे वो जो मरमर करके वर्ड आया, कंप्लेंट का जो एक एंगल आया, तो उसमें क्या था कि इससे पहले कि वो ये कंप्लेंट करते, वो वहां पे रुकते हैं और फिर उस बारे में दोबारा से सोचते हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके फेथ में कमी आई, क्योंकि उनके जीवन में ये जो एक बड़ा इवेंट हुआ जब वो ब्लाइंड हुए, क्लियर। तो वो क्या फियर है, उनका फियर है कि जब भैया मैं जजमेंट डे पे जाऊंगा, यानी जब मेरा फाइनल हिसाब किताब गॉड करेंगे, लॉर्ड जीसस करेंगे, जीसस जब उनके सामने जाऊंगा, वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने जो तुम्हें काम दिए थे वो तुमने क्या किए, है ना, कितना क्या अकाउंट है। कह रहा है जजमेंट डे पे जब मैं अपने आप को प्रेजेंट करूंगा, अपने टैलेंट को प्रेजेंट करूंगा कि जो गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया था और मैंने उसका कितना यूज किया, ठीक है। तो जब जजमेंट डे पे ये सवाल जवाब या ये जो पेशकश होगी, तो कह रहा है कि ये जो डिवाइन गिफ्ट था पोएटिक टैलेंट का, वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं अनयूज्ड रह गया, ठीक है। और ये एक अनगार्डेड मोमेंट यहाँ पे, यानी जहां पे वो क्वेश्चन करने की कोशिश करता है अथॉरिटी ऑफ गॉड को, है ना, और गॉड के विल को जो है अनजस्टिफाई बताता है कि व्हाट ही डिमांड फ्रॉम हिम। जैसे सपोज मेरा कहना ये है कि आपने कहा कि भैया ये सामान ऊपर पहुंचाना है, ठीक है, और उसके बाद आपने मेरे हाथ बांध दिए, ठीक है, तो उनके क्या, हाउ विल यू बी एबल टू जस्टिफाई द गॉड्स वेज टू मैन। मतलब अगर टैलेंट दिया था और उससे उनसे कविता लिखवानी थी, अच्छा क्रिएटिव वो लिखवाना था, तो ये कहाँ तक सही था कि वो ब्लाइंड हो जाते, ठीक है। तो ये चीज उनके मन में रहती है। लेकिन अब इसी को आगे जब एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा क्या है, है ना, कि अपने पोएटिक टैलेंट को वो यूज तो करता, लेकिन ही हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज आई साइट। तो मिल्टन
लेकिन यहाँ पे एंड में, सबसे एंड में क्या कहता है कि जो लोग फिजिकली नहीं कुछ कर सकते हैं, अगर वो डिवाइन विल के प्रति अपने आप को सबमिट करें तो वो भी वही सर्विस रेंडर करते हैं जो कि एक आदमी फिजिकल सेंस में चल फिर के या कुछ और एक्टिविटी करके एक्शन में करता है। ठीक है। लेकिन मिल्टन तुरंत अपनी गलती को पहचान लेते हैं, जो उनकी फॉली है, जो उनकी फॉइबल है, जो उनकी वीकनेस है, अपनी इस गलती को तुरंत अपने मान लेते हैं। और ये जो वॉइस है, जो गॉड की जो वॉइस है, यानी जहां पे बात करते हैं आप जब गॉड की बात करेंगे तो जैसे पेशेंस हो गया, कंटेंटमेंट हो गया, आपको अंदर सबसे बड़ा संतोष होगा, रेजिग्नेशन होगा। जो भी, जिस भी नाम से आप इसको बुला ले, उसने पोएट को अंदर से रेस्ट्रेन किया कि नहीं, जो मैं करने वाला हूं या जो मैं कहने वाला हूं वो गलत है। ठीक है। रीचेक किया अपने आप को और इससे कहा कि इससे पहले कि मैं कोई डाउट, कोई कंप्लेंट रेज करूं गॉड के अगेंस्ट या गॉड के सामने, है ना, कि उनका क्या तरीका हुआ, कि मैन को किस तरीके से वो करते हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने अपने आप को रीचेक कर लिया। तो मिल्टन के अकॉर्डिंग, तो मिल्टन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मिल्टन बता रहे हैं कि गॉड्स के जो वेज होते हैं दे आर जस्ट। कहने का मतलब, आपको हो सकता अपीलिंग ना लगे, लेकिन वो अपने आप में जस्टिफाइड है। आपके साथ जो जीवन में होता है वो प्रभु की इच्छा से और उनकी पूरा उनकी जो लीला है उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग होती है। फिर वो कह रहे हैं, वो जो सर्वशक्तिमान, ये जो ओमनी पोटेंट है, ये जो सर्व विद्यमान, जो कि ओमनी प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट एवरीवेयर है, देन यू ऑल्सो हैव ऑल नॉलेजेबल, ओमनीशिएंट। ठीक है, जो सर्वज्ञ जो एक शब्द है, तो ओमनी पोटेंट, ऑल माइटी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, तो ये जो सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान और सर्वज्ञ जो ये गॉड है, वो कह रहा है कि उनको किसी की, मैन की सर्विस की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो द पोएट रियलाइजेस दैट ही इज अनेबल टू परफॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। तो उसका जो कॉन्शियंस है, उसकी जो अपना जो जमीर है, जो उसकी आत्मा है, वो इस बात की गवाही क्या देती है कि है ना, दैट ही शुड रिजाइन हिमसेल्फ एंड टोटली सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। एक चीज, अगर आप डांस रियलिटी शोज देखते होंगे, सो उस या थिएटर में अगर आपकी रुचि है या ना भी हो, तो चलिए परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर डांस को देखते हैं, तो डांस में एक टर्म आता है, टेक्निकल टर्म है, और उसका मतलब वो टर्म मैं बोलता हूँ, अगर आपको किसी को उसका मतलब पता हो तो लिख के नहीं, बोल के बताइएगा। वो है लीप ऑफ फेथ। What do you understand by leap of faith? अनम्यूट करके बताइएगा। और देखिए, कोई भी जवाब अगर ऐसे आए तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप पहले गूगल कर लें फिर बताएं, तो उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अरे 10 मिनट बचे हैं, अच्छा बताइए। लीप ऑफ फेथ समझते हैं, हाँ या ना? नहीं समझते तो मैं ही बताता हूँ फिर। सुन पा रहे हैं? पता नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है प्रतीक, फाइन। तो लीप ऑफ फेथ क्या होता है? जैसे देखिए, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक पार्टनर जो होता है ब्लाइंड फोल्ड होता है और वो कुछ देख नहीं सकता, और वो एक ऐसी जंप लेता है, एक ऐसी लीप लेता है, और वो लीप मतलब एक कंसिडरेबल डिस्टेंस होती है, जहां पे उसके दूसरे पार्टनर की उसको खबर नहीं रहती है कि वो कहाँ मिलेगा, मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो ऊंची छलांग वो मार देता है और उसका दूसरा पार्टनर उसे जरूर और जरूर उसे पकड़ लेता है या उसे ग्रैब कर लेता है। तो ये होता है लीप ऑफ फेथ। यानी आज के टाइम में आप जैसे, ये गॉड के ऊपर आपको सबमिशन करना होता है, अपने आप को टोटल सरेंडर करना होता है। या टीचर भी जो है, अगर कोई बच्चा किसी टीचर से, जैसे वो उसके जीवन से या उसके कृतित्व से या उसके व्यक्तित्व से उसके कुछ सीखना चाहता है, तो एक तरीके का होता है कि आपको सबमिशन करना है। जब तक आप अपने आप को टोटली सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपको उस टीचर का या उस गुरु का जो
ज्ञान है या जो और जो चीजें होती हैं वो फिर आप उस तरीके से नहीं सीख सकते। तो लीप ऑफ फेथ ये हुआ, यानी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गिरूंगा, मरूंगा, टूटूंगा, फूटूंगा, ये नहीं, आपको छलांग लगानी है, ये आपका काम है, आप लगा दो, ठीक है। बाद में क्या होगा देखा जाएगा, और यकीनन इस बात पे एतबार रखें, यकीनन वो जो है वो आपको गिरने नहीं देगा, ठीक है। इस यकीन के साथ में, मतलब ये चीज जो होती है दैट इज लीप ऑफ फेथ। ये डांस में टर्म यूज होता है जहां पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की तरफ छलांग मारता है और वो उसे पकड़ता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो कहां पर है, बिकॉज ऑफ ही इज ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है। तो ये होता है लीप ऑफ फेथ। अच्छा, सभी तरफ से सीखा करिए, मतलब कुछ भी जहां पे भी बैठे हैं, जिधर भी जाते हैं, आपका ट्रैवल में मन है, ट्रैवल में सीखिए। आपको जिस चीज में मन हो वहां से उन चीजों को जो सीखते हैं उसको दूसरी तरफ अप्लाई भी करिए, ठीक है। एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो कंसिडर करता है कि ये जो बेस्ट सर्विस है, यानी अगर आप अपने आप को गॉड की डिवाइन विल पे अपने आप को सरेंडर कर दें, सबमिट कर दें, उससे कंप्लेन ना करें, उसको डाउट ना करें कि ये कैसे हो गया और ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सब नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे, है ना। तो ये जो मिल्टन है, एंड में आप देखते हैं दैट इज कन्विंस्ड। मिल्टन बाद में क्या कहते हैं कि इवन वो सारे लोग जो कि एक्टिवली अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते हैं, जैसे गॉड का कोई कमांड है कि बेटा तुम ये कर लाओ, लेकिन आप उसको फिजिकली करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर आपने उनकी विल के प्रति अपने आप को सबमिट कर दिया है, इसीलिए एंड में क्या कहते हैं कि वो लोग जो केवल खड़े भी रहते हैं, वेट भी करते हैं, ठीक है, जाते नहीं है, ठीक है, हु स्टैंड एंड वेट दे ऑल्सो सर्व गॉड, ओके। यानी टोटल जो रेजिग्नेशन है, तो दे टू ऑल्सो सर्व एज गुड सर्वेंट्स एज दोज हु डू सो। सो गॉड की ये जो सुप्रीम पावर है, जो कि राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है ना, वो अपनी कमांड पे जो क्या होता है कि उसके इन्फिनिट नंबर ऑफ एंजल्स, 1000 तो आपको ऐसे गिनती करके बताया, लेकिन ऐसे अनगिनत, ठीक है, असंख्य एंजल्स ऑफ फेरीज जो है उनके हुक्म को सीजलेसली और हरीडली ओबे करने के लिए सारी डायरेक्शन से उनके पास रहते हैं। तो ये जो थॉट है मिल्टन का, इट इज समथिंग विच इज इन्फ्यूज्ड बाय द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ओके। ठीक है, और अब बचा है, चलो थोड़ा और हो सकता है, ठीक है, बाकी जो रेफरेंसेस आपको पता ही है, थोड़ा सा और कंपेयर करते हैं। तो जब इसके अंदर अगर जब कोई बाइबल से रेफरेंसेस आएंगे, तो उसको जब आप कमेंट में जब क्रिटिकल अप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे कि इसके अंदर बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं। तो पहला रेफरेंस जो है वो बहुत क्विकली जो है मैं आपको बता चुका हूं, वो जो सर्वेंट वाली जो कहानी थी, ठीक है। यानी पहला तो एक सेंट मैथ्यू का चैप्टर 25 था, ठीक है, और दूसरा जो था आपका गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन का चैप्टर 9 था, ठीक। अब वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें समय जाएगा और दूसरे पॉइंट्स रह जाते हैं। तो आइडिया क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इसके अंदर ना सिर्फ बिब्लिकल अलूजन्स को एक्सपाउंड किया गया है, बट वो ये भी आपको रिमाइंड करा रहे हैं जो क्राइस्ट ने खुद कहा है, लेट दाई विल बी डन, है ना। तो ये जो ब्यूटी है, ये जो इस चीज का जो एग्जॉल्टेशन है, यानी जो मॉरल फीलिंग जो रेज कर रहा है ये पर्टिकुलर वर्ड्स, एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाता है ना। वी फेल टू नोटिस कि इसके अंदर एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी है लैंग्वेज की, बहुत ही सहज तरीके से आपको चीजें कही है। जैसे दो लाइन जो है वो कंप्लीटली ना या लगभग ज्यादातर मोनोसिलेबिक है ना, मोनोसिलेबिक है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, सिलेबल क्या होता है, मोनोसिलेबिक क्या होता है। और ये जो डिक्शन है, ये डिक्शन यानी किस चीज को आप किस तरीके से बोलते हैं, तो ये जो डिक्शन है हाँ, यू कैन से सो हर्षिता, ये पॉइंट जो है ये भी बात हो सकती है, इट इज वन ऑफ दोज इंटरप्रिटेशंस, आप ये बात कह सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। एंड
फेथ कैसे रेस्टोर हुआ, ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है, मतलब और भी चीजें हैं। मैं जब अभी सम अप करूंगा, कंक्लूड करूंगा, आई थिंक मुझे एक लेक्चर प्रिसाइसली या फिर तकरीबन एक वाइंड अप करने के लिए कुछ मिनट्स आपके साथ शायद और चाहिए होंगे। बहरहाल अभी मैं अगर बहुत जल्द में तो ऐसे खत्म हो नहीं सकता, बस जो पॉइंट कह रहा था वो करता हूँ। तो इसमें डिक्शन की जो ग्रैंडियर है ना, सोनेट को ये बहुत ही इंप्रेसिव बनाता है। इसके अंदर जो नोबिलिटी ऑफ सेंटिमेंट है, जिसके अंदर एक पैथोस भी है, ठीक है, एक एलिमेंट ऑफ वो जो दर्द है, पेन है, एग्नी है, सफरिंग है, वो भी है। जैसे चार्ल्स लैम्ब अपने एसे ड्रीम चिल्ड्रन में है, उसी तरीके से मिल्टन भी एक हीरोइक अटेम्प्ट करता है कि अब जो पॉइंट आप कह रहे थे हर्षिका, उसको कहने का तरीका ये है कि इट इज एन अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ मिल्टन सो दैट हिज अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन कहने का मतलब जो आपको चोट पहुंचती है, जो आपको वुंड्स होते हैं, जो आपको ये इस तरीके से, सो दैट हिज अफ्लिक्शन टर्न्स इनटू ग्रेस, ठीक है, यानी आपके ईश्वर की जो कृपा है उस तरफ आपका ध्यान जाए, ना कि इस पे कि आपको क्या हानि हुई है या आपको क्या चोट पहुंचाई गई है, ठीक है। तो मिल्टन का ये जो आपने जो लास्ट में कमेंट दिया, उसको हम ये कह सकते हैं कि मिल्टन का इस पोयम के माध्यम से ये अटेम्प्ट है सो दैट हिज अफ्लिक्शन टर्न्स इनटू ग्रेस, ठीक है, ये पॉइंट हुआ, राइट। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही लाइन पे आपका थॉट प्रोसेस है। फिर ये जो प्रोसीडी है, यानी ये जो जब आप किस तरीके से छंद यानी किस तरीके से वर्सेस को किया, तो ये मिल्टन का जो सोनेट है ये ब्लैंक वर्स है, ठीक है। तो एक चीज होती है ब्लैंक वर्स और एक होता है फ्री वर्स, ठीक है। आगे मौका मिलेगा हम आपको समझाएंगे। अभी के लिए सिर्फ रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट करिए, फिर आगे सीखेंगे कि रेसिपी बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये ब्लैंक वर्स में पोयम है आपकी, और स्मॉलर फिर इसके अंदर पॉज अलग अलग तरीके से लिए गए हैं, और सोनेट जो है जैसे सेकंड, सिक्स, सेवेंथ और 13th और 14th लाइन्स हैं उस तरीके से। अब ये बहुत ही डिटेल्ड है, मतलब अब बीए के बच्चे के लिए थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादातर लाइन एक लाइन दूसरे लाइन में बहुत आराम से फ्लो करती है, मतलब उसमें रन करती है, ठीक है, सक्सीडिंग लाइन में। और जैसे फर्स्ट लाइन जो है सेकंड में बड़े आराम से ग्लाइड करती है, थर्ड जो है फोर्थ में करती है ना, इसी तरीके से सिक्स्थ में है, आप देख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो लाइन का जो किस तरीके से कितने सहज रूप से एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते दिखती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिल्टन ने अवॉइड किया है कि हाइपरमेट्रिकल लाइंस ना यूज करें, मतलब इतना ध्यान मत सोचिए। अगर आपको ध्यान, देखिए बात आप वही कहिए जिसको आप डाइजेस्ट कर पाए, जिसको आप खुद नहीं समझते वो बात आपको वहां वैसे लिखनी नहीं चाहिए। रट के कर ले तो अलग चीज है, लेकिन कंफर्म भी करें कि वो बात उसके अंदर है कि नहीं, अगर आप उसको समझ पाए तो। और सब लाइंस जो है इसमें सिलेबल्स हैं, देन ये ठीक है। 10 आपको बता रहा है कि हर लाइन में लगभग आपके 10 वो हैं। सिंपल है, इंप्रेस करता है रीडर को, इंस्पिरेशन मिलती है, डायरेक्टनेस है, सिंसियरिटी है, फोर्स और ब्यूटी है। यहाँ पे जब आप मोमेंट्री और स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन देखते हैं इमोशन का, है ना, डेप्थ ऑफ सोल के बारे में बात कही गई है, मीट्रिकल एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ये जो है बहुत ही इन्वॉल्विंग है। पूरी पोयम जो है लगभग आप देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ फुल स्टॉप्स कितने हैं, मुझे लगता है शायद 2 हैं, आप देख सकते हैं। तो पूरी पोयम आपको 2 सेंटेंसेस में आपको बता दी गई है। पहला सेंटेंस जो है वो 11th लाइन के आसपास खत्म होता है, और बहुत सारे क्लॉजेस हैं, और क्लॉजेस में ये सेंटेंसेस जो है, फिर मेन क्लॉज आपका आता है आई फॉन्डली आस्क, ये आपका 8th लाइन में आता है, ठीक है। सोनेट जो है वो पेट्रार्कन फैशन में है, यानी 8 और 6 का जो डिवीजन है। तो फर्स्ट लाइन ये जो राइम्स विद ये राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं, ए बी बी ए बी बी ए, है ना, ये आप ऑक्टेव में देख सकते हैं। और सेस्टेट यानी जो 6 लाइन है बाद में, उसमें सी डी ई। तो पेट्रार्कन फैशन में ये आपका सोनेट है। और एंड में हम ये कह सकते हैं कि मिल्टन का ये जो सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोनेट्स, एंड बहुत ही प्रेशियस पीस है व्हेन इट कम्स टू पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर।